धुमकुड़िया युवा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभी जेपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है। आगामी 14 जेपीएससी की भी संभावना है कि इस साल हो जाए। लेकिन जेपीएससी इंटरव्यू को लेकर हम लोग अभी लगातार न्यूज़, जो कुछ प्रमुख न्यूज़ है उसके बारे में एक श्रृंखला चला रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आज 7 फरवरी का कुछ प्रमुख न्यूज़ पर ध्यान देंगे। आइए देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। अभी जोमेटो जो था वो अभी इटर्नल के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक बदलाव है जो कि जोमेटो में हुआ है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, विकास के लिए झारखंड और बंगाल में बेहतर संबंध होने जरूरी है। ये हेमंत सोरेन जी का कथन है और इसके मायने हैं क्योंकि दरअसल बंगाल कई तरह से झारखंड के लिए एक रास्ता है। आलू बड़ी मात्रा में वहाँ से आते हैं, कई दूसरे पदार्थ भी आते हैं जो झारखंड में कमी होती है खाद्य पदार्थों की, उसकी पूर्ति करता है। मछली भी आते हैं। इसके अलावा झारखंड झारखंड में बंगाल से पर्यटक आते हैं। झारखंड के कई जगहों को बंगालियों ने ही पर्यटन के स्थल के रूप में विकसित किया है। बंगाल का संभ्रांत वर्ग झारखंड से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ है और झारखंड को एक पहचान दिलाने में उनकी भूमिका रही है। झारखंड में शिक्षा के प्रसार में, झारखंड के खनिजों के उत्थान में, इन सब में भी उनकी भूमिका देखी जा सकती है। वर्तमान में बंगाल, चाहे उनका हल्दिया पोर्ट हो या कोलकाता पोर्ट हो, दोनों बंदरगाह झारखंड के वस्तुओं के निर्यात के लिए एक साधन या हब की तरह काम करते हैं। तो इसलिए देखें तो झारखंड और बंगाल में बेहतर संबंध होने जरूरी है। इसके अलावा जैसे दामोदर नदी, कई नदियां हैं जो झारखंड से बहते हुए बंगाल की ओर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये लगता है कि हाँ, झारखंड और बंगाल में संबंध बेहतर होने चाहिए। आप कुछ और पक्षों को इसमें देख सकते हैं कि आखिर झारखंड और बंगाल में बेहतर संबंध होने किन किन पक्षों को लेकर जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो इसमें कई चीज़ें होंगी, जल, शिक्षा। बंगाल के जो सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ से शिक्षा के लिए रांची में बड़ी मात्रा में छात्र आते हैं, रांची में विशेषकर। तो कई पक्ष इसमें देखे जा सकते हैं। निर्वासित भारतीयों से दुर्व्यवहार न हो, अमेरिका से कर रहे वार्ता, जयशंकर। हमारे विदेश मंत्री का यह बयान है। निसंदेह अभी वर्तमान में अमेरिका द्वारा दूसरे देशों के लोगों को जिस तरह से निर्वासित किया जा रहा है, ये एक विश्व में चर्चा का विषय बन गया है कि साधारण बात नहीं रही। अभी हाल में कोलंबिया ने एक कड़ा कदम उठाया अमेरिका के खिलाफ। कोलंबियन नागरिकों को जब अमेरिका ने वापस डिपोर्ट किया तो उस दौरान कोलंबिया ने जहाज को उतरने नहीं दिया। उनका कोलंबिया का साफ कहना था कि हमारे देश के नागरिक सम्मानित है, स्वतंत्र हैं। अगर अमेरिका उनको डिपोर्ट करता है तो सामान्य जहाज से करे, सैन्य जहाज से न करे और हथकड़ी और इस तरह के क्रियाओं के साथ न किया जाए। बाद में दोनों देशों के बीच में वार्ता हुई और कोलंबिया के जहाज अमेरिका से अपने नागरिकों को लाने के लिए सहमत हो गए। तो कोलंबिया ने जिस तरह का रुख अमेरिका के खिलाफ अपनाया, निसंदेह ये काफ़ी काबिले तारीफ है। भारत को भी इस तरह के किसी कदम की वो अपेक्षा की जा सकती है। आइए देखते हैं अगला न्यूज क्या है। डिजिटल अरेस्ट, इस पर ज़रूर अभी थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, खासकर इंटरव्यू के लिए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट द्वारा साइबर अपराध काफ़ी खतरनाक हो गया है। पुलिस का डर और डिजिटल इक्विपमेंट्स के सहारे ठग बड़ी आसानी से करोड़ों ठग रहे हैं। और ये ठग सिर्फ अनपढ़ लोगों को नहीं बल्कि पढ़े लिखे अमीर लोगों को झांसा में ले रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा डिजिटल अरेस्ट को किस तरह से सुलझाया जा सकता है, या इसमें इसको किस, अगर डिजिटल अरेस्ट की संभावना बनती है तो आखिर क्या किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर जरूर इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा इंटरव्यू के नज़रिए से।
ये न्यूज़ है खासकर जो पुलिस सेवा सर्विस चुने हैं उनके लिए, जेपीएस वालों के लिए, कि अब अनुसंधानकर्ता तलाशी और जब्ती का रिकॉर्डिंग करेंगे और बाकायदा इसके लिए सरकार मोबाइल भी दे रही है। तो एक अच्छा कदम है। पंजाब से जो लोगों को भेजा गया या भारत से जो भी लोग, वो बड़े एक अच्छा खासा मोटा रकम डंकी रूट के माध्यम से एजेंटों को दिया गया। अब वो जो रिटर्न आएंगे तो उनके साथ कई आर्थिक और सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। कई कर्ज में डूबे हुए होंगे, कई के सपने टूट गए, हो सकते हैं डिप्रेशन में चल जाए, कई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो इनके जो प्रवासी रिटर्न आ रहे हैं उनके किस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव होंगे, उन पर बहस करने की ज़रूरत है। बैडमिंटन में अप्रैल से चुनिंदा मैचों में एक नई स्कोरिंग प्रणाली की शुरुआत की जा रही है। तो ये भी एक न्यूज़ अच्छा है। आप इसको, खासकर जो खेल से जुड़े हुए हैं, जिनके जिनके हॉबी में बैडमिंटन है, वो ज़रूर इस न्यूज़ को पढ़ें। एफएमसीजी सेक्टर्स में ग्रामीण बाजार ने शहर को पीछे छोड़ दिया है। ये बताता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अब क्रय शक्ति अधिक हो गई है और साथ ही साथ एफएमसीजी सेक्टर्स के कई मॉल आदि भी गांव में खुलने लगे हैं। तो ये शहर को एक तरह से अब मार्केट गांव की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब गांव वो पुराना पिछड़ा या गरीब गांव नहीं रहा है, बल्कि गांव गांव ने भारत की अर्थव्यवस्था को अब एक दिशा देना शुरू कर दिया है। आइए इसके बाद में कुछ और प्रमुख न्यूज़ को देखते हैं हम लोग, जो आज इम्पोर्टेंट है या कहें तो इंटरव्यू के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इस पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। ट्रंप ने इस पे बैन लगा दिया है। उसका कहना है, उनका कहना है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ये आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट यह कई बार भेदभाव करती है, इसीलिए अमेरिका ने इस पर पूर्णतया बैन लगा दिया है। और आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आदेश उसके स्वतंत्र और निष्पक्ष काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा आईसीसी के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं और उनका कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल के खिलाफ अनुचित और आधारहीन कार्रवाई किया गया है। इसी के आधार पर अमेरिका ने आईसीसी पर या अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर रोक लगाया है। इस आदेश के तहत में आईसीसी के अधिकारियों, उनके परिवार के अलावा अदालत की जांच में सहयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा। और ये उस समय हुआ जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन यात्रा में थे। तो वैसे अमेरिका आईसीसी का मेंबर नहीं है और उसने बार बार अमेरिकी अधिकारियों या नागरिकों पर आईसीसी कोर्ट के किसी भी अधिकार क्षेत्र को नामंजूर किया है। लेकिन तथापि आईसीसी को इस तरह से बैन करना यह अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाइयों में एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। आइए देखते हैं अगला न्यूज क्या है। चैट जीपीटी पर हाल में केस शुरू हो गया है। चैट जीपीटी पर केस किया जा रहा है। तो ये इसका ऐसा पक्ष है जो चैट जीपीटी की एक नेगेटिव, नकारात्मक या कहें तो विवादास्पद पक्ष को दिखाता है, क्योंकि चैट जीपीटी सोशल मीडिया या गूगल, इंटरनेट, जो भी सार्वजनिक जो कंटेंट होते हैं उसका प्रयोग करती है। इसमें कई कॉपीराइट की भी बात चल रही है। तो कॉपीराइट के संबंध में ही भारत के 10 मीडिया संस्थानों ने केस कर दिया है। इसमें इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडिया टुडे और गौतम अडानी के स्वामित्व वाले एनडीटीवी वाले 10 से ज़्यादा सबसे पुराने भारतीय मीडिया प्रतिष्ठानों ने चैट जीपीटी पर केस कर दिया है। और ये मीडिया हाउस जिस मुकदमे से जुड़ना चाहते हैं वो भारत में अपनी तरह का पहला मामला है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भारतीय न्यूज एजेंसी
एशियन न्यूज इंटरनेशनल ने दायर किया था। अर्थात चैट जीपीटी पर भारत में सबसे पहले जो कॉपीराइट को लेकर केस किया था वो किया था एशियन न्यूज इंटरनेशनल ने। उसके बाद में अभी 10 से ज़्यादा भारतीय मीडिया प्रतिष्ठान इस केस से जुड़ना चाहते हैं, जिनमें द हिंदू, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, ये सब है। इनमें दरअसल जो न्यूज एजेंसी है एशियन न्यूज इंटरनेशनल, जिन्होंने सबसे पहले केस किया था चैट जीपीटी पर भारत में, उनका आरोप है कि चैट जीपीटी उसके कॉपीराइट वाले कंटेंट को बिना इजाज़त इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है चैट जीपीटी जैसे एआई के बारे में, क्योंकि वो सोशल मीडिया या जो भी पब्लिकली कंटेंट उपलब्ध है, चाहे इसमें कॉपीराइट रहे न रहे, उनका उपयोग धड़ल्ले से कर रही है। और इतने धड़ल्ले से करने के बावजूद चैट जीपीटी पर अभी तक किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कॉपीराइट का यह उल्लंघन निसंदेह एक चिंताजनक विषय है। तो धड़ल्ले से सार्वजनिक कंटेंट का प्रयोग करना एआई के लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही इस तरह के सूचनाओं को चैट जीपीटी जैसे एआई द्वारा प्रयोग करना जो मूल उपयोगकर्ता है उसके लिए भी आर्थिक रूप से हानि पहुंचा सकता है। तो ये पक्ष आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर विचारणीय है। तो इस पर जरूर एक बार विचार कर लीजिएगा। इसके अलावा आगे देखते हैं हम लोग लिविंग बिल, एक और टॉपिक जो हाल में विषय बन रहा है, इच्छा मृत्यु। आखिर जब कोई जिंदा रहने की हालत में ना हो तो क्या उसको इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए? इस पर बहस अभी हाल में केरल के एक मुद्दे को लेकर छिड़ा है। केरल के सर्जन डॉक्टर आईपी यादव को 2010 में अपने सबसे कठिन निर्णय से जूझना पड़ा है और उन्हें यह तय करना था कि अपने कैंसर से जूझ रहे पिता को जिंदा रखने की कोशिश करें या उनके आखिरी इच्छा का सम्मान करें, जिसमें उन्होंने सभी इलाज बंद कर अपनी तकलीफ खत्म करने की बात कही थी। निसंदेह लिविंग बिल या इच्छा मृत्यु एक बहुत ही विवादास्पद विषय है और इस पर चर्चा बृहद स्तर पर होने की जरूरत है। ट्रेड वार, ट्रेड वार अभी ट्रंप द्वारा यूएसए द्वारा शुरू किया गया ताज़ा और बहुत ही मजबूत विषय है। इस पर चर्चाएं न्यूज़पेपर्स में छाई हुई हैं। तो ट्रेड वार क्या है? दो देशों के बीच में जो टैरिफ को लेकर, टैरिफ वार भी कई तरह के दूसरे मात्रात्मक और अन्य प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ट्रेड वार में सिर्फ टैरिफ नहीं हो सकता है, लेकिन ये वर्तमान में टैरिफ वार चल रहा है। अगर कहें तो ये पूर्णतया ट्रेड वार नहीं, ये एकदम अगर इसको कहें हम लोग स्पष्ट तौर पर तो टैरिफ वार है, क्योंकि एक दूसरे ट्रंप यूएसए में आने वाले दूसरे देशों के प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ा रही है। तो ये टैरिफ वार है और अमेरिका का हिस्सा निसंदेह हाल के वर्षों में घटा है। विश्व अब अमेरिका के बिना बिजनेस करने की ओर देख रही है। अमेरिका के हिस्सेदारी में विश्व व्यापार में कमी आई है। तो ट्रेड वार को लेकर जरूर इसमें इसके पक्षों को देखने की ज़रूरत है, जैसे भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, यूएसए पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, या ट्रंप जिन कंट्रियों पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, राजनीति पर प्रभाव, समाज पर प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो कई पक्षों में इसको देख सकते हैं और इस पे एक शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा। खिलाड़ियों जो खेल में रुचि रखते हैं, खासकर जिनकी रुचि क्रिकेट में है, उनको अभी अभिषेक शर्मा के बल्लेबाजी के बारे में ज़रूर देख लेना चाहिए, जिन्होंने हाल में कई रिकॉर्ड एक साथ तोड़े हैं। अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी से कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। उन्होंने सिर्फ 37 गेंद पर शतक बनाया, सिर्फ 37 गेंद पर, और 54 गेंद खेलकर 135 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 13 छक्के थे। यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज की इस स्वरूप में सबसे बड़ी पारी है। तो यह इंग्लैंड के खिलाफ भारत का
भारत के अभिषेक शर्मा का जलवा था। तो अभिषेक शर्मा के बारे में ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी हाल में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि झारखंड में एड्स के मरीज 17,000 है। और निसंदेह अगर देखा जाए तो